नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो टेस्ट सीरीज का आप आनंद ले रहे होंगे। कई सारे पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक और पेपर आप लोगों के लिए बीच में लाया है साथियों, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। अभी तक आपने जो टेस्ट दिए हैं उसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड प्रश्न आए। आज कई सारे प्रश्न, जैसा आपने टेस्ट में देखा होगा, आज कई सारे प्रश्न शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों से जुड़े हुए हैं। जरा देखिएगा कैसा रहा आपका थर्ड टेस्ट और कैसे है ये प्रश्न। पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है साथियों। राजनीतिक दल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फ्रेंड्स, योर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस स्टेट पीएससी और सब इंस्पेक्टर्स, तो मैं सोचता हूं कि बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ये, और सिविल सर्विस के लेवल का प्रश्न है। जो हमारे एसआई के जो तैयारी करने वाले जो मित्र हैं वो घबराए नहीं कि हमारे लायक का नहीं है, वहीं से फिल्टर होके आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है राजनीतिक दल के संदर्भ में, और क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ये तो आपको मैंने पहले से बता रखा है। आप हमेशा इसी तरह से अटेंड कीजिएगा। पहले इस पर टिक कीजिए कि सत्य पूछ रहा है, असत्य। सत्य, मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था साथियों। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। बड़ी अजीब सी स्थिति है। पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑक्सीजन की भांति होती है। डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में देयर इज लॉट ऑफ रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द गवर्नमेंट, देयर इज लॉट ऑफ रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी डोंट हैव, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का शब्द उल्लेखित नहीं था। सो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया, ये भी फॉल्स है साथियों। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ष 2003 में हुआ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन राजनीतिक दल शब्द का पहली बार उल्लेख 52वें संविधान संशोधन से हुआ था साथियों, जो कि 1985 में हुआ। जो कब हुआ था? 1985 में हुआ। दैट टाइम राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी शब्द जो है भारत के संविधान में मेंशन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहली बार हुआ साथियों। तो दूसरा भी गलत है। राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है, बिल्कुल सही बात है। जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्नाइजेशन है, चाहे वो एज ए नेशनल पार्टी हो, चाहे एज ए रीजनल पार्टी हो, चाहे एज ए पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सबको मान्यता भारत का चुनाव आयोग देता है, जो कि अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है साथियों। तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर है सी, राइट। चलिए, 10वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स पूछ रहा है साथियों। असत्य कौन सा है? मनोनीत सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, बिल्कुल गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। मनोनीत सदस्यों पर भी दल बदल कानून लागू होता है साथियों, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो। लोकसभा और विधानसभा में चूंकि मनोनयन का सिस्टम अब खत्म हो गया है, सो वी हैव राज्यसभा एंड विधान परिषद। साथियों, मनोनीत सदस्यों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। तो अपना तो आंसर मिल गया वैसे देखा जाए तो, फिर भी चलो देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची केवल संसद के सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती, बिल्कुल। 10th शेड्यूल जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स पर लागू होता है, विधानमंडल के सदस्यों पर लागू होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, नगर पालिकाओं पर यह लागू नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल 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 सही बात है। आपने से पूछा है असत्य कौन सा है, तो इसके हिसाब से आंसर हुआ ए। असत्य कौन सा है? ए। निम्न में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल के संदर्भ में सभी शक्तियां सदन के अध्यक्ष में निहित होगी? 4 मामले आपके सामने हैं। पहला है किहोतो होलोहन वर्सेस जचीलू। आप जानते हैं ना साथियों, 1992 का ये मामला है
और इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया था कि डिफेक्शन से संबंधित यदि कोई मामला आता है तो संबंधित सदन का अध्यक्ष पहली बार में निर्णय लेगा और उसके निर्णय के खिलाफ में आपके पास विकल्प है। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कियोतो होलोहन वर्सेस जचिलू 1992 इसका सही आंसर है और ये प्रश्न भी पूछा है, इसलिए हमको दूसरा ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको बताइए, केशव मेघचंद्र सिंह, याद आया कुछ? बहुत महत्वपूर्ण मामला है साथियों। केशव मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर, कहां का? मणिपुर का। जबरदस्त निर्णय था 2020 का सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा जबरदस्त निर्णय दिया दल बदल के संदर्भ में। एक बहुत बड़ी कमी दल बदल के संदर्भ में यह है साथियों कि संबंधित सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित मामले को सुनता तो है, लेकिन निर्णय कितनी अवधि में देगा? 2-2 साल 3-3 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा आपको 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। तो केशव मेघचंद्र वाला मामला है ये, स्पीकर मणिपुर। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द राजस्थान, हम लोगों ने 17वें संविधान संशोधन के संदर्भ में इस पर चर्चा की है। केशवानंद भारती के बारे में क्या चर्चा करें, कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है इसी मामले में कोइन किया गया, अस्तित्व में आया था भारत की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। यस, डेफिनेटली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीआरआई से संबंधित है। यह अधिनियम 1992 को लागू हुआ। गलत, 1992 में यह संशोधन हुआ। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को लागू होने के कारण ही तो हम इसे पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है और हमसे असत्य ही पूछा है। अनुच्छेद 243 जी में 29 कार्यों का उल्लेख है, 29 कार्य होने का उल्लेख है। 29 कार्य तो कौन कौन से हैं उनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में है साथियों। आप जानते हैं जी में लिखा हुआ है कि 29 कार्य होंगे। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी गई बाकायदा और उस 11वीं अनुसूची में ही ये 29 कार्य दे रखे हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? कौन सा असत्य है? तो बी असत्य है साथियों। इस प्रश्न का आंसर है बी। चलिए साहब, 12वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 12वीं अनुसूची, आई टोल्ड यू अर्लियर फ्रेंड्स, मैंने कहा ये जो पेपर है बेसिकली शेड्यूल्स पर कॉन्सेंट्रेट है। सो नाउ अभी प्रश्न जो है 12वीं अनुसूची के संदर्भ में है। 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। ये सत्य तो पूछ रहा है वैसे। इस अनुसूची में 18 विषय दिए रखे, बिल्कुल सही बात। इस अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है, बिल्कुल। इस अनुसूची को वर्ष 1993 में लागू किया गया। आप कह सकते हैं पूरा 74वां संशोधन ही 93 में लागू हुआ, इसलिए इसका सही आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है साथियों। लीजिए, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। वाह दोस्तों वाह, मान गए। इस प्रश्न में दम है भाई, इस प्रश्न में दम है। इस प्रश्न में दम इसलिए साथियों क्योंकि प्रस्तावना वह है जहां पर 26 नवंबर 1949 की डेट जरूर उल्लेखित है, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रस्तावना को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया। बिल्कुल गलत। आप जानते हैं प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया था साथियों, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और अपने से क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा पढ़ना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू हुई।
बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना 26 ऑफ जैन 1950 को ही लागू हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। 26 ऑफ नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। इस बात का उल्लेख जरूर प्रस्तावना में है, लेकिन खुद प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 70 ऑफ अक्टूबर 1949 को एक्सेप्ट हुई और प्रस्तावना 26 ऑफ जैन 1959 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों के अलावा जो रिमेनिंग आर्टिकल्स है उनके साथ ये लागू हुई। सो स्टेटमेंट सेकंड इज राइट हियर। मोहनलाल सक्सेना ने वर्ष 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। मोहनलाल सक्सेना ने 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। याद कीजिएगा साथियों, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना रखी गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित नेहरू जी द्वारा और 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू जी द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार है। और उसी दिन मोहनलाल सक्सेना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। यह बात सही है साथियों, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 और 3। एक तो हो नहीं सकता, एक तो हो ही नहीं। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग इसलिए नहीं लगाना साथियों कि देखिए, एक इसमें है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, बचा क्या है? 2 और 3 बचा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया? बी। 2 और 3 क्या पूछा? सत्य नहीं है। अच्छा, सत्य नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो पहला भी सही नहीं है, ये तो बात है ही है। और फारसी भाषा में अनुवाद नहीं था। ये अनुवाद किस भाषा में था साथियों? उर्दू में था। ये उर्दू में अनुवाद था, तो पहला सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, और अपने को टालना क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया साथियों सी। कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, फारसी में अनुवाद नहीं था, अनुवाद उर्दू में था, इसलिए इसका आंसर है 1 और 3। 1 और 3। 2 इसमें हो नहीं सकता क्योंकि 2 सही है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ए, बी और डी ऑप्शन काट दीजिए, पीछे बचता है सी, इसलिए यहां पर इसका आंसर है साथियों सी। मेरी बात को समझे। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, 1 और 3 सही नहीं है, आंसर हो गया सी। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। 9वीं अनुसूची, पहली बात, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 को जोड़ी गई। एक, क्यों जोड़ी गई? कुछ कानूनों को हमें न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर करना था, आप जानते हैं। कुछ कानूनों को संविधान समीक्षा से बाहर करना था और 9वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए, 31A और 31B। आप ये भी जानते हैं। क्या कह रहा है? संविधान के अनुच्छेद 31A में उल्लेखित कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, 31A में यह लिखा हुआ है कि सरकार संपत्ति एक्वायर कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, और 31B में यह लिखा हुआ है कि इस संदर्भ में जो कानून बनाए जाएंगे उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 31A में ये बात नहीं लिखी हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। वैसे अपने को करना क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला तो गलत है साथियों, क्योंकि ये बात कहां लिखी हुई है? 31B में लिखी हुई। जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बिल्कुल, हमारी संविधान सभा जो कि काम चलाऊ पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी, उसके द्वारा एक ही संशोधन हुआ, जो पहला संशोधन है, और वो जून 1951 में हुआ। ये बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना है? कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 सत्य है भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है 9वीं अनुसूची पे, और आप ध्यान रखें ऐसे प्रश्न बनते हैं सिविल सर्विसेज में। प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद मामले के तहत न्यायालय में चुनौती दी गई। हाँ, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ी गई और उसको शंकरी प्रसाद मामले में चुनौती दी गई, बिल्कुल सही बात है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में 9वीं अनुसूची को, प्रथम संशोधन को चैलेंज किया गया था। संविधान पीठ ने हालांकि चुनौती को खारिज कर दिया। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में 282 कानून है, बिल्कुल गलत है, 284 कानून है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपने को क्या पूछा है? असत्य है, तो असत्य तो बी हो गया। भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची से संबंधित, बिल्कुल भूमि सुधार कानूनों को ही न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर करने के लिए हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी साथियों, इसलिए ये सी एकदम सही है। डी क्या है? कामेश्वर सिंह मामले को पटना उच्च न्यायालय ने भूमि सुधार कानूनों को संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। थोड़ा सा शब्दावली सही नहीं है, कामेश्वर सिंह मामले में लिखना था यहाँ पर, कामेश्वर सिंह मामले। यस, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द किया था साथियों। और कामेश्वर सिंह मामले में पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसी से तो डरी हुई थी उस समय की सरकार, इसलिए उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ने हेतु प्रथम संशोधन किया। बिल्कुल सही है, डी इज राइट। हमसे पूछा है असत्य कौन सा है, तो आंसर हो गया बी आंसर हो गया साथियों। केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो केशवानंद भारती मामला तो वेरी पॉपुलर, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो और इसके बारे में आपको सारी चीजें जानकारी में नहीं है तो साथियों बात अधूरी है। 13 न्यायाधीशों की पीठ, पहली बात 13 न्यायाधीशों की पीठ, और भारत की आज तक की सबसे बड़ी पीठ, आज तक की कह रहा हूं, सबसे बड़ी संविधान पीठ 7-6 से निर्णय दिया था साथियों। SM सीकरी साहब उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी। और आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन ऐसे मामलों के लिए किया जाता है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित होती है। तो इस मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया था। इस बात में निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची असंवैधानिक है। बिल्कुल गलत, 9वीं अनुसूची को तो संवैधानिक ठहराया था, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है साथियों। असत्य टालना है तो सी अपने को मिल ही गया। वैसे इस मामले में संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि अपने से यही पूछा है कौन सा कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची के, एक बार फिर 9 शेड्यूल। अरे भाई 9 शेड्यूल, केशवानंद भारती, ये तो कॉन्सेप्ट अपने को मालूम होना ही चाहिए। 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु के लिए किए गए 69% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची से बाहर थोड़ी किया गया भाई, 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है भैया, टालना क्या है, कौन सा सत्य है? तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता SM सीकरी ने की। बहुत सिंपल सी बात है, SM सीकरी साहब वाज द चीफ जस्टिस दैट टाइम, दैट्स वाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता की थी। एंड माय फ्रेंड्स, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट अमूमन ऑफनली चीफ जस्टिस जो है वो संविधान पीठ की अध्यक्षता करता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार उनके अलावा भी अन्य लोग भी संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 सही है। और पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची के संबंध में विचार कीजिए, कर लेते हैं। टालना क्या है, सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है ये टालिए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। गलत। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान ये किया गया था
कि 1/3 से कम करते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, 91वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 1/3 से कम, एक्चुअली में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए यह दूसरा भी गलत। 1/3 से कम सांसदीय विधेयक, ये इसमें 2/3 आना चाहिए, इसमें 1/3 आना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों ही सही नहीं है। और अपने को क्या करना है, कौन सा सत्य है, ना तो एक सत्य है ना दो सत्य है, तो इसलिए इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है साथियों, डी है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार है। देखिएगा साथियों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी संविधान में, इसको चैलेंज किया गया था। किस मामले में, शंकरी प्रसाद वाले मामले में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में चैलेंज किया गया था। 1951 का ये मामला है और इस मामले में चुनौती खारिज कर दी गई थी, तो इस प्रश्न का आंसर है बी। केशवनंद भारती मामला आप जानते हो। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया था। गोलकनाथ वाला मामला जानते हैं, 1967 का है, पंजाब के खिलाफ में था ये, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर एक तरह से लिमिटेशन लगाने की कोशिश की थी। प्रश्न के हिसाब से आंसर है इसका साथियों बी। अनुसूचियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था साथियों। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, बात खत्म कर दो इसको यहीं पर। सत्य टालना है तो पहला तो गलत है। नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों का गठन करना अथवा समाप्त करने वाले सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में होते हैं। बिल्कुल नया राज्य का गठन करना चाहते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अनुसूची 1 में होंगे, बी सही है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख अनुसूची 3 में थोड़ी है मेरे भाई। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अपने को क्या करना है, सत्य टालना है, तो सत्य तो भाई साहब यहां पर बी है। बी इज राइट आंसर हियर। चलिए क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। अब हमेशा ध्यान रखिए, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, किसका, देयर इज नो सैलरी फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में कोई तनख्वाह नहीं है। कथन सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है साथियों ए। दोनों एक दूसरे के व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए है। यू नो वेरी वेल, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है साथियों। छठी अनुसूची आप जानते हैं साथियों, पहली बात तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इट्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज। Fifth schedule also related to administration of the scheduled areas, but schedule 6th is related to especially four state। कौन कौन से हैं? आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है एंड त्रिपुरा है। यू नो, सो अपने को ये ढूंढना है। नागालैंड तो है नहीं, इसको भूल जाओ। मिजोरम है नहीं, इसको भी भूल जाओ। ये रहा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर है इसका सी। बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों,
ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 8वीं अनुसूची विभिन्न भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 14 भाषाएं थी, बिल्कुल सही बात है, 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में मूलतः। वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, यह भी बात सही है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया, बिल्कुल 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को शामिल किया, बिल्कुल बात सही है साथियों, अच्छा प्रश्न है। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मणिपुरी, अरे 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 गड़बड़ हो गया। 71वां संविधान संशोधन मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डालता है। बोडो और डोगरी ये तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा आई थी साथियों 2004 में, इसलिए ये डी तो भैया गलत हो गया आपका। तो पूछा क्या है, असत्य कौन सा है? सो इसके हिसाब से डी साथियों क्या है, गलत है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये तीनों 8वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें नई नई भाषाएं डाली गई, और इवन मैं तो आपको यहां तक कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्या 21वां आज दिमाग में आया मेरे दिमाग में, 71वां और 92वां ये तीनों संविधान संशोधन साथियों 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूल गए क्या? 96वां संविधान संशोधन, ये भी तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया था। ऐसे तो प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, ऐसे पूछ लेगा 8वीं अनुसूची से संबंधित इनमें से कौन सा संविधान संशोधन नहीं है। हो सकता है अगले टेस्ट में आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए, हालांकि मैंने आपको पहले से जवाब दे दिया। सो 96 इज आल्सो रिलेटेड टू 8th शेड्यूल। 21st रिलेटेड है, यू नो वेरी वेल, सिंधी जोड़ा गया था। 71st है, यू नो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी 8th शेड्यूल से रिलेटेड है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज रिलेटेड टू 8th शेड्यूल। कैसे? उड़िया को ओडिया बनाया गया। सो माय फ्रेंड्स, बी अवेयर, ऐसे प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये नेक्स्ट आपके लिए सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिएगा साथियों। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? जॉन साइमन ने। आ जाओ, पहले में तो ए में 4 है भाई, ये तो क्लियर है। अच्छा एक चीज और करें क्या, अगर आपको एक ही चीज पता है तब भी आप आंसर दे सकते हो। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट दैट सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा, इफ यू हैव ए सिंगल फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आप इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। कैसे? हिंदुओं की सभा सर जॉन साइमन, मतलब ए में 4 आएगा। मुझे बताओ ए में 4 कहां लिखा हुआ है? ए में 4 केवल ए में लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। एक जाति की संस्था चर्चिल ने कहा, बी में 1। वकीलों का स्वर्ग संविधान सभा की कठिन भाषा के कारण किसने कहा था? आइवर जेनिक्स ने कहा था, तो सी में 3। और कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, ग्रेनविल ऑस्टिन, आप अच्छी तरह से जानते हो, उनकी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में इसका उल्लेख किया। ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल फैक्ट साथियों इस प्रश्न का आप आंसर कर सकते हैं, जो काफी कठिन माना जा सकता है। ए इज राइट आंसर हियर। कितना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। संविधान के अनुच्छेद 380 में उल्लेखित था, ये साथियों थोड़े से ऑप्शन गलत आ गए हैं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये मैं करता हूं इसको वाइट। ठीक है साथियों, और वाइट को कर देता हूं बड़ा। ये मैंने जानबूझकर आपके लिए प्रश्न लाया ताकि आपको आइडिया रहे। ये ऑप्शन आप भूल जाइए, ये ऑप्शन आप भूल जाइए, ये आप भूल जाइए।
ये प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 380 में क्या उल्लेखित था? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख था, या कामचलाऊ राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख था, इंटरिम राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख था, राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख था, या संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख था साथियों? तो अनुच्छेद 380 में क्या लिखा हुआ था? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 5। बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़े से गलत छप गया, मैंने जानबूझकर रखा आपके लिए ताकि आपकी जो शिकायतें थी अभी दूर कर दी है। ऑप्शन गलत छप गए थे, आंसर इसका 5 है साथियों, राइट। सूची आ गई, फिर सूची आ गई, क्या फिर कैसे करें? ये 4 ऑप्शन है साथियों। राज्यसभा में मनोनयन की सिस्टम कहां से लिया, संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली? माय फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इफ यू हैव ए सिंगल फैक्ट तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। आपको क्या पता है इन चारों में से किसका आंसर पता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको यह पता है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है हमने जापान से ली, यानी डी में एक आंसर है। डी में क्या है? एक है। तो ढूंढो जरा डी में एक कहां लिखा हुआ है। दोस्तों ढूंढिए डी में एक कहां लिखा हुआ है कि बी में लिखा हुआ है। साथियों बी इसका आंसर है। क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है, तो ए में 2 लिखा हुआ है, ये 2। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बी में 3 लिखा हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया है, तो सी में 4 लिखा हुआ है, और डी में 1 तो हमने पहले ही ढूंढ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल फैक्ट साथियों आप इस प्रकार के कठिन प्रश्न का भी आंसर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से प्रश्न का आंसर क्या हो गया साथियों? बी हो गया। पेपर सॉल्व मैं खुद करवाने के लिए आया हूं, तो आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि क्या क्या लॉजिक होते हैं आंसर को अटेंड करते समय, प्रश्न को अटेंड करते समय। निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है यह पता करना है। संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेख किया गया है कि संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। देखिए संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात का उल्लेख 394 में थोड़ी है मेरे भाई। इस बात का उल्लेख कहां पर है? 393 में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अपने को तो सत्य टालना है। संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेख किया गया है कि शेष भाग 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। बिल्कुल, अनुच्छेद 394 में ही तो उन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख है साथियों जो तुरंत प्रभाव से लागू हुए, यानी 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, और बाकी वाले अनुच्छेद 26 जनवरी 50 से लागू होंगे। इस बात का उल्लेख 394 में है। ये सही स्टेटमेंट है। अपने को टालना है सही कौन सा है, तो केवल 2, यानी बी इज राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू एंटर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेबी कृपलानी वॉज द फर्स्ट स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल, जेबी कृपलानी पहले वक्ता थे, एकदम बात सही है। संविधान सभा के पहले उपसभापति वीटी कृष्णमाचारी थे। देखिए वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये बात सही है। बट साथियों अगर आपको याद हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के कार्यों में मदद करने के लिए फ्रैंक जे एंथोनी को संविधान सभा में उपसभापति मनोनीत किया गया था। इसलिए बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो सही कौन सा है? केवल एक, यानी अपने को क्या टालना है? सही तो टालना है। तो केवल एक के हिसाब से आंसर क्या हो गया? ए, केवल एक। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला सदस्य। देखिए साथियों संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। पूर्णिमा बनर्जी वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी मसेकर, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम अयाज रसूल, एनी मसेकर, सरोजनी नायडू, ये सब संविधान सभा की मेंबर थी। मालती चौधरी। लेकिन ये पूछ रहा है कि एकमात्र महिला सदस्य जो मनोनीत हुई,
साथियों, आप लोग जानते हैं कि 14 सदस्यों का चुनाव हुआ था क्योंकि वो ब्रिटिश भारत से आती थी और एनी मसेकर जो थी वो त्रावणकोर से आती थी। इस कारण से वो एकमात्र महिला थी जिनका मनोनयन हुआ। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? एनी मसेकर। देसी रियासतों का रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र महिला एनी मसेकर। तो आंसर सी। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण का प्रावधान किस वर्ष किया गया? 1985। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। ऑन दैट टाइम राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी जो वर्ड है वो मेंशन भी इसी वर्ष किया गया था। तो सी इसका सही आंसर है 1985। नाउ आधारभूत संरचना में कौन कौन सी बातें? पहली बात साथियों, आधारभूत संरचना जैसा जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला के मामले में एक्सेप्ट किया था इस सिद्धांत को, और उसके बाद में कई सारे मामलों में इसे फिर स्वीकार किया गया था, पर इनिशियल माना जाएगा केशवानंद भारती वाला वाद। 24 अप्रैल 1973। बहुत सारी बातें, शक्तियों का पृथक्करण, वयस्क मताधिकार, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, संघात्मक ढांचा, ये सब हमारी आधारभूत संरचना है। इसका मतलब ये चारों हैं साथियों, 1 2 3 एंड 4। लास्ट, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को अस्वीकार किया था। बिल्कुल किया था, और यह दिया था निर्णय कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बिल्कुल सही कहा साथियों। बैरूबारी वाद में क्या दिया था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बैरूबारी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बिल्कुल। तो सत्य कौन सा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी सी। 1 और 2 दोनों सत्य है साथियों। तो आपके सामने 25 प्रश्नों की ये जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है साप्ताहिक, इसका हल करवा दिया। अगली बार फिर 4th टेस्ट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।